हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टीवाई बैप का सेमेस्टर 5 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 का लेक्चर नंबर 1 है, जिसपे हम कवर करने वाले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टीवाई बैप न्यू एकेडमिक ईयर 2025-26। इस साल मैंने सारे वीडियोस अपलोड नहीं किए, लिमिटेड ही किया है, बट पुराने जो वीडियोस है प्रीवियस ईयर के वीडियोस यू कैन रेफर बिकॉज सिलेबस चेंज नहीं है। ठीक है, जो ओल्ड हो गए, एक साल से पुराना हो गया है, उसके टॉपिक्स के वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया हुआ है 2 महीना 5 महीना 6 महीना पहले, तो वो टॉपिक्स में रिकॉर्ड नहीं कर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6। टीवाई बैफ में 2 एफए है, एफए पेपर 5, एफए पेपर 6। अभी हम कर रहे हैं एफए पेपर 6 का टॉपिक, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ये टॉपिक टीवाई बैफ और एमकॉम दोनों को है। एमकॉम के अंदर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स है, टीवाई बैफ को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ठीक है, एपिसोड 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला हम जानेंगे व्हाट इज गुडविल। एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, सही तो है। और कुछ? अगर रेपुटेशन है तो उससे कहीं ना कहीं हम वैल्यू करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल क्या है? रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो गुडविल क्या है? वैल्यू किसका? बिजनेस का, जिसे हम किस में तौलते हैं? पैसे में। अब गुडविल वैल्यू करने के कितने मेथड है? आपको 3। गुडविल वैल्यू करने के कितने मेथड है? 3। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला है गुडविल फर्स्ट एफएमपी, या तो इसका दूसरा नाम है एवरेज प्रॉफिट। पहला गुडविल कौन से मेथड से फाइंड किया जाएगा? एफएमपी या तो एवरेज प्रॉफिट। मानसी क्लियर है? दूसरा मेथड है मेथड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट। और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी कैपिटलाइजेशन मेथड के सम बहुत कम है आपके सिलेबस में, सबसे ज्यादा सम अगर कोई है तो है सुपर प्रॉफिट। हर एक चीज का एक फॉर्मेट दे दूंगा मैं, फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक, और कुछ नहीं करना है। सब में एक फॉर्मेट रहेगा और हर सम फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक कर दो, टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं गुडविल बाय एफएमपी या फिर एवरेज मेथड। ठीक है, तो जब भी आप गुडविल सॉल्व कर रहे हो तो आप लिखोगे गुडविल इज इक्वल्स टू डैश ईयर परचेज ऑफ डैश। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको गुडविल जो वैल्यू करना है वो कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है। ये 2 मेथड के लिए ऐसा सेंटेंस मिलेगा। इसके लिए सीधा सीधा बोलेगा गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन कैपिटलाइजेशन मेथड, ऐसा सेंटेंस आएगा। लेकिन एफएमपी या सुपर प्रॉफिट सॉल्व करना है तो आपको ये सेंटेंस ढूंढना है कि गुडविल कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है। एग्जाम्पल के लिए गुडविल 2 इयर्स का परचेज है और एफएमपी मेथड है, या तो 2 इयर्स का परचेज है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। ऐसा क्वेश्चन बोलेगा और ये हर क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया रहेगा। तो अपना पहला काम होगा सुजल क्या? कि गुडविल कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड है। कितने साल का परचेज और कौन सा में। अभी कितने साल का परचेज का मतलब ये होता है कि हमको हमारा गुडविल कितने गुना मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं मेरा एक बिजनेस है जो 5 साल से चल रहा है, तो 5 साल में 5 बार प्रॉफिट भी कमाया रहेगा या लॉस भी हुआ रहेगा, है या नहीं? तो मैं ये बोल रहा हूं जो भी 5 साल का मेरा प्रॉफिट या लॉस है उसका एवरेज निकालो, जो आएगा उसको 3 टाइम्स कर दो,
2 टाइम कर दो, 5 टाइम कर दो, वो मेरा गुडविल है। इट इज गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ एफएमपी, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसलिए हम लोग ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। 2 ईयर परचेज का मतलब क्या हुआ? 2 ईयर्स परचेज का मतलब हुआ 2 इंटू एफ एम पी या तो एसपी। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। समझा ये? पक्का कल्पना? मतलब गुडविल 2 टाइम्स ऑफ एफ एम पी या तो एसपी करना है। अब क्वेश्चन में एफ एम पी भी नहीं दिया रहेगा और एसपी भी दिया नहीं, यही फाइंड करना है। क्योंकि जैसे ये मिल जाएगा तो अपने को गुडविल का आंसर मिल जाएगा। इधर फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू जो भी मेरा आंसर है मल्टीप्लाई करो, गुडविल आ गया, सम इज कंप्लीटेड। मतलब अपने को गुडविल फाइंड करना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल फाइंड करना है। और गुडविल फाइंड करने के कितने मेथड है? 3, जिसमें से अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये 2 मेथड, एफ एम पी एंड एस पी। एफ एम पी के लिए भी ऐसा ही सेंटेंस है, एस पी के लिए भी ऐसा ही सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं सिर्फ किसकी? एफ एम पी की। तो एफ एम पी में सम कैसे सॉल्व होगा? गुडविल 2 ईयर्स परचेज ऑफ एफ एम पी, 2 इंटू एफ एम पी, 2 इंटू डैश, और एफ एम पी मिल जाएगा तो गुडविल मिल जाएगा। बट एफ एम पी फाइंड करना पड़ेगा। एफ एम पी का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एफ एम पी का मतलब क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा, जितने साल का तुम मुझे प्रॉफिट बोल रहे हो, यानी कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। हमेशा याद रखो, ये जो एफ एम पी होगा ये होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एफ एम पी हमेशा क्या लेने का? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसी का टोटल लेने का, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने का, तो एफ एम पी मिल जाएगा। एफ एम पी मिलेगा, इधर अमाउंट लिखो, गुडविल, खत्म हो गया सम। समझा? समझा? लेकिन वही जगह पे ये अगर सुपर प्रॉफिट बन जाता, तो जैसे इधर एफ एम पी लिखा है उधर मैं लिखता सुपर प्रॉफिट। मतलब अगर सुपर प्रॉफिट है ये तो सेम रहता, तो सुपर प्रॉफिट में एफ एम पी के जगह पे अब अपने को क्या लिखना पड़ेगा? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एफ एम पी माइनस एनपी। एनपी स्टैंड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, एफ एम पी मतलब एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब जब हम एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली ये बिजनेस 10 लाख कमा सकता है, बट आपने 11 लाख कमाया है, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। समझ में आया? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वो फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो अपन ने फाइंड किया वो ऐसे ही फाइंड करेंगे। समझ में आया? एवरेज प्रॉफिट को उससे माइनस करेंगे, किससे? नॉर्मल प्रॉफिट से, तो अपने को क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मेट समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ या नहीं? सबको पहले फॉर्मेट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक बार फॉर्मेट समझे तो खाली फिल इन द ब्लैंक करना। तो अब इस केस में अगर ये सुपर प्रॉफिट मेथड है तो अपने को फाइंड करना है एफ एम पी और एन पी। तो दोनों आपको मालूम नहीं रहेगा, तो सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं एफ एम पी, और एफ एम पी फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। वंस अगेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब जो उधर कर रहे थे वही सेम चीज इधर भी करने का, कुछ चेंज नहीं है। बट इधर और एक चीज चाहिए अपने को, क्या? तो ये एफ एम पी भी निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम बिजनेस में जब भी पैसा लगाते तभी अपने को पता होता है कि ये बिजनेस मुझे कितना रिटर्न्स देगा, उसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो भी बिजनेस में आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय लगाया है, कैपिटल लगाया है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर। इसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा नाम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी नाम दे सकता है, अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कभी बोलेगा, कभी स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100 करना है। ये तो दिया रहेगा, ये नहीं दिया, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। बट ये आपको निकालने आता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस, सुना है आपने इसके बारे में,
asset minus liability. You have to take all your asset except fictitious या bogus asset. सारे assets लेंगे लेकिन नकली asset नहीं लेंगे. asset नहीं हो गए तो भी वो asset साइड पे उसे नकली asset कहते हैं. जैसे गुडविल, गुडविल के कैलकुलेशन में गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है तो वो लिखने का नहीं, नकली है वो. समझ में आया क्या? तो नकली असेट लिखते नहीं है, सारे असेट लिखना है, फिक्टिशियस बोगस असेट नहीं लिखना है. लायबिलिटीज में ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज. व्हाट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज? जो बाहर वाले को देना है. इंटरनल लायबिलिटीज नहीं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, रिजर्व्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सब मालिक का पैसा है. क्रेडिटर्स अरे बाहर वाले को देने का है, टैक्स बाहर वाले को देने का है, डिविडेंड बाहर वाले को देने का है, बैंक ओवरड्राफ्ट बाहर वाले को देने का है, बैंक लोन, डिबेंचर्स, ये सब बाहर वाले की लायबिलिटीज है. तो यू हैव टू टेक दैट लायबिलिटीज. असेट में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा. नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लिखेंगे, एफएमपी को इधर लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट. और जैसे ही सुपर प्रॉफिट आएगा इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है तो 2 times ऑफ सुपर प्रॉफिट मिला है, गुडविल मिल जाएगा. मेथड समझ में आ गया? ये बेसिक सा फॉर्मेट हर सब में सेम रहेगा. हर सब में चाहिए तो पहले से लिख दो, खाली पढ़ लो कि कौन सा मेथड है, एफएमपी मेथड है या सुपर प्रॉफिट. अगर सुपर प्रॉफिट है सेम टू सेम पूरा फॉर्मेट सेम लिख के छोड़ देने का, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो. गुडविल 4 लाइन छोड़ दिया, एफएमपी के लिए 5-6 लाइन छोड़ दिया, एनपी के लिए इतना लाइन छोड़ दिया, बस फिल इन द ब्लैंक करना चालू करो. फॉर्मेट समझा क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये समझ गया है तो आपने गुडविल का आधा काम तो खत्म कर दिया. खाली अब तुम्हारा ये मेथड जब ये आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा, आज ओवरडोज नहीं देने का. दोनों मेथड क्लियर? 100% पक्का? चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं अपने को जो दिया गया है टेक्स्ट बुक में. जो टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूं पुरानी टेक्स्ट बुक है ये, 2024-25 का सिलेबस के बुक का है. पेज नंबर 241 पे फ्रैंकी एंड टोनी, टीवाई बैफ के टेक्स्ट बुक का ये. फ्रैंकी एंड टोनी 2 पार्टनर है. मुझे ही देखना है कि गुडविल वैल्यू करना है, तो उधर क्या बोला है? यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट गुडविल बाय द परचेस ऑफ नेक्स्ट 4 year सुपर अर्निंग. लैंग्वेज चेंज किया है, इतना समझ में आया कि गुडविल कितने साल का परचेज है? 4 year परचेज है. कौन से मेथड का? ये समझ में आ गया. तो अब मेरे हिसाब से मेरे को मालूम है तो मैं ऐसा लिखूंगा, गुडविल मालूम है, गुडविल इज इक्वल्स टू डैश, डैश में कितना आएगा? 4 year. किसका? सुपर प्रॉफिट. बट क्या मुझे सुपर प्रॉफिट मालूम है? नहीं. जैसे मिलेगा गुडविल, फिर मैं लिखूंगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एफएमपी माइनस एनपी. दोनों मालूम नहीं तो इधर 2 लाइन छोड़ दिया, फिर मैं एफएमपी लिखता हूं. एफएमपी का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. इसके लिए 5-6 लाइन छोड़ देता हूं क्योंकि एडजस्टमेंट हो सकता है इसलिए. और फिर एनपी लिख देता हूं. एनपी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100. अब इसके लिए 2 लाइन छोड़ दिया, फिर इधर एक कॉलम बना दिया और इधर लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज. अरे समझ में आ गया? ऐसा बेसिक सा एक बेसिक फॉर्मेट बना. क्लियर है इतना? एनी डाउट? फॉर्मेट समझ गया है? स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ, पहले हमने इधर कैलकुलेशन किया है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. ये हमेशा क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए. ठीक है. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है. फ्रैंकी और टोनी आर प्रैक्टिसिंग सीए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो. ठीक है भाई, इधर गुडविल के बारे में तो कुछ बात भी नहीं हुआ. ठीक है. 31 मार्च 2013 को दे डिसाइडेड टू रिटायर by handing over their office to their assistant सचिन एंड सहवाग. 2 पार्टनर थे, दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था उनका. 2013 में उन्होंने डिसाइड किया भाई अब रिटायर हो जाते और हम नए पार्टनर को लाते जिनका नाम है सचिन और सहवाग. हाँ ठीक है, बातचीत ही चल रही है. गुडविल के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया लोग ने. 2 पार्टनर थे, दोनों अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिट शेयरिंग था. ठीक है, अब रिटायर होने का सोच रहे, रिटायर होके इनको देंगे बिजनेस. ठीक है भाई, दे दे. द रेवेन्यू स्टेटमेंट, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट
फॉर 3 ईयर एंडिंग 2013 तक का अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिससे मैंने देखा है ग्रॉस फीस इतना था, उसमें से ऑफिस ओवरहेड्स माइनस किया, स्टाफ रेम्यूनरेशन 15 माइनस किया, तो ये सब इसका प्रॉफिट है। तो मुझे कितने साल का प्रॉफिट दिया है? 2011, 12, 13 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट क्यों दिया है? क्योंकि एफएमपी में अपने को प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, अपने को 3 साल का प्रॉफिट दिया है। ये समझ में आ गया? जब तक ये लोग थे तब तक का स्टेटमेंट है ये, इनके आगे का नहीं है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ फ्रैंकी एंड टोनी, ग्रॉस फीस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10 लाख रुपए। जैसे ये लोग रिटायर होंगे, जो ग्रॉस फीस है वो 10 लाख रुपए गिर जाएगा इनके रिटायरमेंट होने के बाद, 2013 के बाद। 2013 तक तो ये लोग थे ना बिजनेस में, ये जैसे रिटायर होंगे इनका जो गुडविल, इनका जो ग्रॉस फीस है वो 10 लाख रुपए इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉल, मतलब कम होने वाला है। बराबर? मतलब एडजस्टमेंट इसके ऊपर आया है। एग्री? इन द फर्स्ट ईयर, पहले ही साल गिर जाएगा। हाउएवर द फीस आर एक्सपेक्टेड टू गो अप। पहले साल में 10 लाख रुपए कम हो जाएगा, लेकिन बाद में बढ़ेगा भी। ग्रो अप बाय 4 lakhs per annum from second year onward। पहले साल कम होएगा, 2014 में कम होएगा, लेकिन उसके बाद जितना भी साल की तुम बात करो, हर साल हमारा 4 लाख रुपया फीस बढ़ने वाला है। समझा या बाउंसर गया? समझा? मतलब एडजस्टमेंट ग्रॉस फीस के ऊपर है 2013 के बाद के। क्लियर? कितने साल का लेने का वो अपने को मालूम नहीं अभी तक, खाली इतना मालूम पड़ा है कि मुझे मेरा जो ग्रॉस फीस था यहाँ पे 42 लाख था जब तक ये लोग थे, इसके बाद सीधा 10 लाख कम हो जाएगा और फिर आगे 4-4 लाख बढ़ते रहने वाला आगे के जितने भी साल है। ऑफिस का ओवरहेड्स विल बी 3 लाख पर एनम and remuneration to the staff is expected to be around 12 lakh in the first year and rise by 10% per annum। ऑफिस का ओवरहेड्स 3 लाख पर एनम रहेगा भाई। इनके रिटायरमेंट के बाद ऑफिस ओवरहेड्स 1 लाख 2 लाख 2 लाख कुछ अलग ही सिचुएशन में था, बट उसने बोला जैसे ही लोग रिटायर होंगे हम फिक्स कर देंगे। कितना हो जाएगा? ऑफिस ओवरहेड्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट आ गया। बराबर है? फिर उसने बोला है स्टाफ का जो रेम्यूनरेशन है, स्टाफ का जो रेम्यूनरेशन है इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 12 लाख रुपए पहले ही साल में। पहले इनका कितना था? 22 था। भाई नहीं भाई, हम 12 लाख ही दे सकते। कौन? नया सचिन और सहवाग। बराबर? फर्स्ट ईयर में। एंड उसके बाद हम बढ़ा देंगे कितना परसेंट? 10% पर एनम। आगे 10-10 टक्का हर साल बढ़ते रहेगा। कितने साल पता नहीं। आगे इन द फॉलोइंग ईयर्स सचिन सहवाग feel that in normal course of the business, सचिन सहवाग को लगा नॉर्मली हमारा अगर बिजनेस चलता है तो their profit should be 4 lakh per partner। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल अगर बिजनेस चलता है तो नॉर्मली ये बिजनेस कितना प्रॉफिट देगी? मतलब कहीं ना कहीं ये नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो है ही नहीं ना, तो असेट माइनस लायबिलिटीज नहीं कर सकता हूं मैं। तो इधर क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है? पर, और कितने पार्टनर है लोग? तो 2 पार्टनर के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट, भाई ये तो मिल गया, एक काम तो नॉर्मल प्रॉफिट का हो गया। कुछ एडजस्टमेंट इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर है एफएमपी पे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो डायरेक्टली मिल गया। यू आर आस्क्ड टू वैल्यू गुडविल फॉर next 4 years। goodwill by purchase of next 4 year। goodwill by purchase of next 4 year मतलब प्रॉफिट का कैलकुलेशन कितने साल के लिए दिखाना पड़ेगा? नेक्स्ट 4 ईयर, 13 के बाद और 4 साल। और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का नहीं लेने का, अभी कितने साल का लूंगा मैं? तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ऐसा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट में ग्रॉस फीस पे करूंगा। 2013 में ग्रॉस फीस कितना था? अमाउंट इन लैक्स बोला है। 2014 में वो कितना हो जाएगा? 10 लाख कम। और जैसे ही कम हो जाएगा ग्रॉस फीस कितना हो जाएगा? एग्री किया? हाँ, मैंने 4 साल क्यों वर्किंग बनाया ये समझा, ऐसा ही क्यों बनाया समझ में आया। चलिए, उसके बाद आगे के साल में 4-4 लाख रुपया बढ़ने वाला है।
बराबर है कि नहीं? बोला था ना 4-4 लाख रुपया बढ़ने वाला है। तो 32 में 4 ऐड करूंगा तो 36, 4 ऐड करूंगा 40, 4 ऐड करूंगा 40, हो गया ग्रॉस फीस का एडजस्टमेंट। अब इसमें से माइनस करने का है एक्सपेंसेस, जिसमें सबसे पहला है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था? हर साल 3 लाख ही रहेगा, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख। एनी डाउट? लेकिन स्टाफ का रेम्यूनरेशन हम कितना देंगे? 12 लाख देंगे पहले साल में, और उसके बाद कितना बढ़ाएंगे? 10%। तो पहले साल 12 लाख दूंगा, फिर 10% बढ़ेगा, इसका 10% बढ़ेगा मतलब 13 लाख 20 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ेगा 14 लाख 52 हो जाएगा। अरे हाँ, वाह, ये गुड डाउट आया। क्लियरली उसने बोला है पहले साल में 12 रहेगा, उसके बाद जितने भी ईयर्स होंगे हर साल 10-10% बढ़ेगा। तो इसका बढ़ेगा कि इसका? इसी का बढ़ने वाला है। देखो वापस से, पहले साल 12 लाख एंड राइज बाय 10% पर एनम इन द फॉलोइंग ईयर्स। तो आप इसका 10% नहीं बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है? कैलकुलेटर आपके पास है ना? कैलकुलेटर, 1,20,000 बढ़ाया तो 13,20,000 हो गया। अब इसका 10% निकालो, 1320000 आ जाएगा। अब इसी में 1320000 ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? आ रहा है। फिर इसका 10% ले लो, ऐड कर दो, 15,97,200। समझा? डाउट क्लियर हो गया? बेसिक सा डाउट है, सबको आता है रौनक, तुमको भी आ सकता था, इसको भी आया, क्या है उसके अंदर? बराबर है। तो सनसिटी सारे एक्सपेंसेस तो हो गए, है क्या नहीं? अब प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? तो उसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। दिशा अपने पास है कि बेटा कैलकुलेटर? वेरी गुड। तो 32 लाख मेरा प्रॉफिट है नेहा, उसमें से ये दोनों एक्सपेंसेस अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये दोनों में से 12 लाख को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 23 लाख, जहां तक मुझे दिख रहा है। 23, 17 लैक्स। हाँ, 12 और 30, अच्छा 3 भी माइनस करने का, 20 में से 3 जाएगा तो 17 आएगा। चलिए 19 16 माइनस करेंगे, 36 में से 16 जाएगा, 30, 20, 19 लाख 40 में से माइनस कर दो। बेटा तू, तेरा कैलकुलेटर का साइज बड़ा टीवाई में आ गया, ये तो फर्स्ट ईयर वाले यूज करते हैं। यहाँ बेटा हो गया, यहां तक समझ में आया? अब मैं एफएमपी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये जो एफएमपी है ये आफ्टर टैक्स ही है। सर क्यों आफ्टर टैक्स है? कहीं पे क्वेश्चन में टैक्स से रिलेटेड कुछ भी दिया है क्या? मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है इट इज आफ्टर टैक्स। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट यानी कि एफएमपी निकालना है, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल ये है मेरा। तो कैलकुलेटर पे 17 लाख, 19 लाख, 22 लाख, 25 लाख सबको प्लस डिवाइड बाय क्या? वो क्यों लेना पड़ेगा? उसने बोला हम रिटायर हो रहे हैं, फ्यूचर में 4 साल का कैलकुलेशन दिखाओ। गुडविल बाय द परचेज ऑफ नेक्स्ट 4 इयर्स। तो नेक्स्ट 4 इयर्स में कितना कमाया उसी का एवरेज लूंगा ना मैं। अरे समझ में आया? तो चलिए भाई एवरेज ले लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। देखो मेरे को भी सेम आया, आप लोगों को भी सेम आया, मतलब राइट है। समझ में आया? एफएमपी मिल गया। एनपी तो क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया भाई एनपी? 4 लाख पर एनम पर पार्टनर। तो 2 पार्टनर के हिसाब से 8 लाख आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, एफएमपी मिल गया, तो सुपर प्रॉफिट मिलेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एफएमपी माइनस एनपी। एफएमपी 21 लाख, ये 8 लाख, 21 लाख में से 8 लाख जाएगा 13,07,700। अब क्या? गुडविल। और गुडविल के बारे में क्या बोला हुआ है? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। कितने साल का परचेज? लास्ट 4 साल का परचेज किया ना मैंने, तो 4 years इनटू सुपर प्रॉफिट विच इज 52,30,000। तो ये गुडविल सचिन और सहवाग के लिए आया। भाई तुम अगर मेरा बिजनेस खरीद रहे हो तो तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा? समझा? हाँ, क्यों होगा? नहीं, पर पार्टनर का नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालते ईयरली। हाँ, पूरे साल का नहीं, एवरेज में हम लोग 4 साल का कर रहे हैं। अगर तुम इधर बेसिकली तुम सोचोगे कि मैं, तुमने जैसा बोला 4 लाख इंटू 4 करता हूं, ठीक है,
कितना आएगा, फिर उसको डिवाइड बाय, क्योंकि एवरेज ले रहे तो इधर भी एवरेज लेना पड़ेगा कि नहीं, तो कितना आएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई नहीं करते अपन, एवरेज में ही करते, नॉर्मल में नहीं करते, उधर साल भर का ही लिखते। B6 सा डाउट ये समझ में आया। अब शेयर ऑफ पार्टनर, तो इसमें टोनी और फ्रैंकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, तो इस हिसाब से हर एक पार्टनर का गुडविल कितना हुआ, 26 लाख 26 लाख, कैसे डिवाइड बाय 2 करके, सम इज कंप्लीटेड। समझा ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर एडजस्टमेंट इन एफएमपी आया था। कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी अपने को यही 3 प्रॉफिट लेने का रहेगा, 10 16 18 डिवाइड बाय 3 करो, एफएमपी आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट एंड देन गुडविल। बेसिक कंसेप्ट जो था मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के ऊपर चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ नया डाल दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, मेथड को बदलना नहीं। डन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 241 पे ही है क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले क्वेश्चन 8 लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 7। सैंडविच है, पिज्जा है और बर्गर है, ठीक है, हम कुछ खाने वाले नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले। आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस 532। नाम वैसा बुक वाले ने दिया, उसको बुक लगा रहेगा, उसने नाम लिख दिया रहेगा, छोड़ो वो सब। पार्टनर्स डीड प्रोवाइडेड दैट इन इवेंट ऑफ रिटायरमेंट, इधर ध्यान दे, इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल इज वैल्यूड। देखो गुडविल वैल्यू किया गया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर अ पीरियड फॉर अ ईयर इन एक्सीडिंग 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, और जब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है मतलब वो सुपर प्रॉफिट है। जरा ध्यान से पढ़ना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सर एवरेज प्रॉफिट बोल दिया ना, ओवर एवरेज प्रॉफिट के ऊपर क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉय मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। दो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर एफएमपी माइनस एनपी करते हैं, एफएमपी के ऊपर एनपी आता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेंटेंस फ्रेमिंग क्या था समझ में आया। इधर सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया है, पर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेन ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर एक्सीडिंग 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कितने साल का परचेज बोला है, 3 साल का परचेज बोला है, ये समझ में आ गया। फिर आगे दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। 31 दिसंबर 2013 को पिज्जा रिटायर होता है और एक बैलेंस शीट अपने को बना के रिटायर हो। बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया है, असेट्स में 2 असेट दिया हुआ है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2013, जब वो रिटायर हो रहा है तब हमारा सेल्स कितना था, 1 करोड़ का था, एंड वेयर एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 10%। मतलब जो भी मैं सेल्स करता था रिया, उसमें मेरा प्रॉफिट कितना होता था, 10% होता था। एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 30% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी तुमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है उसमें तुम्हारा खर्चा कितना होता था, 30% होता। इट इज एक्सपेक्टेड that the sales will increase at 20% cumulative growth rate every year। अब रिटायर हो जा रहा है, वो 13 में रिटायर हो रहा है, तो सेल्स 1 करोड़ था, वो रिटायर हो जाएगा तो आपका जो सेल्स है 20% बढ़ेगा, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट हर साल 20% बढ़ने वाला है। क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट मतलब एडिशन होते जाएगा 20-20%। जैसे अभी 10% कैसे किया, अगर ये 12 लाख है तो इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10% लिया ना, तो वैसे ही 12 लाख का 20%, फिर 20%, फिर 20%, फिर 20%। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड होके जो अमाउंट आता है उसका, जो ऐड होके अमाउंट, क्यूमुलेटिव का मतलब है एडिशन, उसका आपको 20% हर साल बढ़ाने का है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा। पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे थे, अब कितना कमाओगे, सेल्स बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कम होगा। एक्सपेंसेस 30% पहले भी था, अभी भी 30% ही रहेगा। कैलकुलेट गुडविल विच इज टू बी क्रेडिटेड टू पिज्जा।
अब कितने साल का अपन गुडविल कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। समझ में आया? तो पहला एफएमपी का कैलकुलेशन 14, 15, 16 3 ही साल दिया ना, 4 साल दिख रहा है मेरे को इधर, कुछ तो कैलकुलेशन रहेगा फिर कहीं पे लिखा है क्या 4 ईयर्स के लिए? जरा एक बार रीड करना, या तो टेक्स्ट बुक मंगा लेना। पार्टनरशिप परचेस 3 years purchase for the average future maintenance profit capital employed of the business at time of retirement 31st December। शायद से उसमें दिया रहेगा लास्ट 4 years। इसके लिए इधर दिख रहा है मेरे को, टेक्स्ट बुक इधर प्रिंट नहीं हुआ रहेगा, लास्ट 4 years रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन इधर है। हाँ, स्पेसिफाई किया रहेगा कि गुडविल टू बी कैलकुलेटेड 4 years, मतलब वैल्यूएशन 3 years परचेज है, ये 3 year परचेज है, लेकिन गुडविल का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन रहेगा वो 4 years स्पेसिफाई रहेगा क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुआ है। चलो सबसे पहला मैं सेल्स लेता हूँ। पहले सेल्स कितना था, अब उसके रिटायरमेंट के बाद कितना बढ़ने वाला है? 1 करोड़ में 20% ऐड करोगे तो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख, अमाउंट 1000 है। 1 2 1 2 3 1 2 3, 1 करोड़ 20 लाख हो गया ना? समझा? क्या बाउंसर गया? जरूरी नहीं ऐसा लिखने के लिए आपको पूरा अमाउंट लिखने का, पूरा अमाउंट लिखो। ये 12,000 लिखा है मैंने, 12,000 और 3 0, ये समझा? 1 करोड़ 20 लाख। आगे अब कितना बढ़ेगा? 20%। तो 1 करोड़ 20 लाख का 20% बढ़ा दो, फिर से 12,000 का 20% बढ़ा दो और ऐड करके लिख दो 1 करोड़ 44 लाख आया। अब 1 करोड़ 44 लाख से उसका 20% निकालो, लास्ट के 3 जीरो गायब कर देना, 17,280, ये समझा? फिर इसका 20% बढ़ा दो, 20,736, 2 करोड़ 7,36,000 बराबर। अरे समझा अमाउंट? चलिए अब सेल्स में हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है? 9%। तो अभी इसका जो भी सेल्स हुआ है इसमें मैं फाइंड करूंगा जीपी, माइनस नहीं करूंगा, वो मेरा प्रॉफिट है। सेल्स में कॉस्ट माइनस होता है तो प्रॉफिट मिलता है, तो अपने को कॉस्ट नहीं निकालने का, डायरेक्टली अपने को प्रॉफिट दिया है, कितना परसेंट? 9%। तो जीपी इसका कितना परसेंट? 9%। 12,000 का 9% निकालो। समझ रहा है या जा रहा है ऊपर से? मैडम ये सेल्स है, सेल्स में माइनस करता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या मिलता है? मुझे ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, बट ये मालूम है, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है ना। क्यों माइनस करूंगा मैं? मेरे को क्या चाहिए रहता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन ये तो बोला है ना, और चाहिए तो यही ना मुझे, तो डायरेक्टली मैं इसका निकालूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, माइनस क्यों करूंगा मैं? प्रॉफिट मिल गया ना, समझा? वैसे 1400 का 9% निकाल लो, कितना? 1296, 9%, 9%। यहां पे पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट रखना, जितना भी है पूरा पॉइंट रखना। 17,280 का 9% निकालो आप लोग, मैंने पूरा रखा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी अमाउंट इन 1000 है, अगर आप ये पॉइंट गायब करते हो इसका मतलब आपने 20,000 का गफला कर दिया। चलेगा ना? मैं किधर बोल रहा हूं, आपको पूरा अमाउंट लिखने का, पूरा अमाउंट लिखो। अगर आप ये पॉइंट हटा देते ना तो गड़बड़ क्या होता? 1555 और 3 जीरो ऐसा होता, 15,55,000, पॉइंट हटा दिया, बट एक्चुअल में 155.20 इंटू 1000 करने का है, तो 2 जीरो और कम हो जाएगा, तो 1555200, 1,55,500, 15,55,200 होता। अब देखो यहाँ पे से कितना गायब हो गया? 200 गायब हो गया सीधा, ये डिफरेंस है। तो पॉइंट के वजह से अमाउंट गायब होता है, तो ध्यान रखना। 2.64 है, इधर से भी 240 गायब होएगा अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो, इसलिए पॉइंट को राउंड ऑफ नहीं करना। डन? समझाइए? आपको पॉइंट में नहीं लिखने का मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जीपी मालूम पड़ गया, ये इंपॉर्टेंट है,
इसमें से एक्सपेंसेस कितना होने वाला है, तो लेस एक्सपेंसेस, इसका ही कितना परसेंट, 30%, 30%, 30%, 30%। ऐसा करो या तो डायरेक्ट 70% निकालो। क्यों? जो भी मेरा प्रॉफिट है उसमें से 30% खर्चा होएगा तो बचेगा कितना, और वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो अगर आप 30% लिखोगे, माइनस करके अमाउंट जो आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट, और माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो कितना परसेंट रहेगा, 70%। ये मैं उनके लिए जिनको लॉजिक समझता है, और जिनको नहीं तो बेसिकली 30%, 30%, 30%, 30% निकाल। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे, किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। इसमें से ये माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ये माइनस करके, माइनस करके, माइनस करके, माइनस। समझा या बाउंसर गया? एफएमपी मिल गया, कितने साल का है, 4 साल का। तो एफएमपी 4 इयर्स का मैंने टोटल लिया, सब पूरा 756, 907.20, 1088.64, पूरा मैंने एक भी पॉइंट गायब नहीं किया, डिवाइड बाय 4 किया, अमाउंट आया, और जो भी अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया है मैंने। इधर जो भी अमाउंट आया है उसको बाद में मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, बिकॉज अमाउंट इन 1000 था। देखो आपको ये अमाउंट आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है, कैलकुलेट करो, इसको इससे डिवाइड करो पहले, देखो कितना आ रहा है, 1014.55325, चलो 25 इंटू 1000 कर दो फिर, अभी राउंड ऑफ हो जाएगा ना वो, तो 25 था, 23 कर दिया, इसको 3 कर दिया। अभी समझा? एनी डाउट? दिशा नहीं समझा? एफएमपी आ गया। अब एनपी निकालना है, और एनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट्स है आपके पास, लायबिलिटीज में तो कुछ भी नहीं है, सब इंटरनल लायबिलिटीज है। मतलब यही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना, 13 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 13 लाख। नॉर्मली ये बिजनेस कितना परसेंटेज कमाता है, दिया है, कितना कमाता है, दिया है ना, एनआरआर। जब भी परसेंटेज में कोई चीज दिया वो आपका एनआरआर है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, दैट इज 13 लाख इंटू 12.5%, 1,62,500 बराबर। तो ये मुझे क्या मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरा क्या है, एफएमपी। अब मैं फाइंड करूंगा सुपर प्रॉफिट, एफएमपी माइनस एनपी। 10 लाख में से 1,62,500 माइनस हो रहा है, 8,52,053। समझा? अब हम फाइंड करेंगे गुडविल, कितने साल का परचेज बोला है, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेरे पास है, 3 ईयर से मल्टीप्लाई किया, 25,56,150। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ना स्पेसिफाई किया रहेगा 4 इयर्स के लिए, प्रॉफिट कितने साल के लिए लेना है, 4 इयर्स के लिए। बट गुडविल का वैल्यू कितने साल के लिए करने बोला है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। पिछले सब में बोला था गुडविल इज वैल्यूड बाय द परचेज ऑफ नेक्स्ट 4 इयर्स। अगर आप पिछला सम देखोगे, देखो मैं आपको दिखा देता, पिछले सम में स्पेसिफाई क्या किया हुआ है, पिछले सम में बोला है गुडविल बाय परचेज ऑफ नेक्स्ट 4 इयर्स। तो इसलिए हमने नेक्स्ट 4 इयर्स का कैलकुलेशन किया है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं, इधर एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे जो गुडविल टू बी वैल्यूड बोला रहेगा फॉर टेकिंग 4 इयर्स प्रॉफिट, टेकिंग 4 इयर्स प्रॉफिट है, इसलिए हमने 4 साल का कैलकुलेशन किया है। गुडविल वैल्यू कितने साल का करने का, अपने को 3 साल का ही करना है। तो यही तो मैं आपको करेक्शन के लिए बोल दिया था ना, ये करेक्शन है और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? इस हिसाब से आपका गुडविल का कैलकुलेशन समझ में आया, सुपर प्रॉफिट मेथड पक्का। क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये गुडविल एक बड़ा टॉपिक है, खाली गुडविल नहीं, इसके साथ शेयर्स भी आने वाला है। गुडविल शेयर्स कंबाइन करके 20 मार्क का सम आने वाला है, और पेपर 6 का इजी टॉपिक यही है। पेपर 6 एफए पेपर 6 का इजी टॉपिक अगर कुछ है तो वो ये है, क्योंकि इसके बाद सब फाइनल अकाउंट ही है। फाइनल अकाउंट बैंकिंग कंपनी, फाइनल अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका अलग एक बैलेंस शीट है। तो आपको तीन बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा एफए पेपर 6 में,
बैंकिंग का बैलेंस शीट, इंश्योरेंस का बैलेंस शीट, एलएलपी का बैलेंस शीट, 3 अलग बैलेंस शीट पढ़ना है। तो एफए पेपर 6 थोड़ा सा लेंदी है बट ये सिंपल है। इसके लिए बोल रहा हूं गुडविल ऑप्शन में मत रखना, ठीक है। गुडविल आपको आ गया। अब क्वेश्चन में बोला था तीनों का शेयर फाइंड करने का है। पिज्जा का शेयर, पिज्जा रिटायर हो रहा है, 5:2:1 सैंडविच पिज्जा, पिज्जा का शेयर कितना है 2 है, बराबर है। तो जब इसका शेयर 2 है तो जो भी गुडविल आया इंटू 2 डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 कैसे, 5 + 2 + 1, 7 और 1 8 होता है। तो 25,56,159 इंटू 2 डिवाइड बाय 8, 6,39,040 शेयर ऑफ पिज्जा। समझा है पक्का। तो इस तरीके से आपने गुडविल के 2 सम किए सुपर प्रॉफिट मेथड में। इसमें करेक्शन क्या था, मैंने आपको खाली बताया कि कितने साल का परचेज लेना है प्रॉफिट, वो दिया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 साल लिया क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक रहेगा, 110% गारंटी है मेरे को, ठीक है। बट गुडविल कितने साल का परचेज देना है, 3 ईयर्स का परचेज है। डन है सम, पक्का समझा, एनी डाउट। तो आज के क्लास में इतना ही करता हूँ। फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।